आसमान आईएएस करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 जुलाई। आइए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। सबसे पहले बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी सर्ज इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आईएमआर मध्य प्रदेश में 48 देखा गया है। ओके, अब आईएमआर होता क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज पर 1000 लाइव बर्थ्स, यानी प्रति 1000 पे जितने मृत्यु होती हैं 1 साल से छोटे बच्चों की, उसे हम आईएमआर कहते हैं। जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, याद रखना है। ये हर साल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन इशू करता है जिसमें सभी एस्टिमेट्स दिए जाते हैं कि बर्थ रेट की क्या कंडीशन है, डेथ रेट की क्या कंडीशन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है सभी स्टेट्स के लिए, ये सारी चीजें ये पब्लिश करता है। डेटा एनालिसिस की बात करें तो कंट्री का जो एवरेज आईएमआर है वो 32 पर 1000 लाइव बर्थ्स, यानी प्रति 1000 पे 32 बच्चों की डेथ होती है, जिसमें रूरल 36 है और अर्बन 23 है। वहीं दूसरी ओर हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में ये सबसे हाई है जो है 52 चिल्ड्रन पर 1000। अर्बन में 36 है और रूरल में 52 है। हाईएस्ट है 48, ये एमपी जो सभी स्टेट्स हैं उन सभी में सबसे आगे है। अब यहाँ पे हम बॉयज और गर्ल्स में डिस्टिंक्ट करके देखें तो बॉयज का है 51 और गर्ल्स का है 46 2018 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कहा गया है कि लगभग 1000 में से 26 जो लाइव बर्थ्स हैं वो पहले ही हफ्ते में उन बच्चों की डेथ हो जाती है। और उत्तर प्रदेश जो है वो सेकेंड नंबर पे है मध्य प्रदेश के बाद, जबकि केरला जो है वहां सबसे लोएस्ट आईएमआर देखा गया है जो कि है 7 बिगर स्टेट्स में। कॉजेस की बात करें तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इतनी हाई शिशु मृत्यु दर देखी जाती है? यहाँ पर देखिए कॉजेस में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग प्री मैच्योर डिलीवरीज, इन्फेक्शंस, बर्थ एस्फिक्सिएशन यानी कि एनीमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, और कई सारे जो सिक्योर ट्रीटमेंट होते हैं उनमें देरी होने की वजह से यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट में बढ़ोतरी होती है। वहीं दूसरी ओर हम एमपी स्पेसिफिक देखें, बर्थ स्पेसिंग भी काफी कम है यहाँ पे, यानी पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में अगर बहुत कम अंतर होगा तो हम प्रॉपर केयर नहीं दे पाएंगे जो इन्फेंट्स हैं उनको। ठीक है, फिर दूसरी ओर है हाई माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गांव में कुपोषण भी बहुत ज्यादा है, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है डिस्पाइट ऑफ सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने में। अगर प्रीनेटाल या एंटीनेटाल केयर जो है, एंटीनेटाल केयर क्या होती है? जो कि प्रेगनेंसी के टाइम मदर को केयर दी जाती है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो जो होने वाला बच्चा है वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं होगा, वो हाईली माल न्यूट्रिशन होगा और उसकी डेथ होने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कॉजेज हैं जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इस डायरेक्शन में, उन पे भी हम बात कर लेते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, ये जो है इसके 2 सब मिशन है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो कि 2005 में शुरू हुआ और 2013 में शुरू हुआ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। याद रखिएगा, रूरल 2005 में शुरू हुआ और अर्बन शुरू हुआ 2013 में। ये कोशिश करता है कि सभी को बराबर से अफोर्डेबल क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिली और जो भी पीपल की बेसिक नीड्स हैं उन्हें फुलफिल किया जाए, सभी तक उसकी एक्सेस हो, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो। जो भी लोग हैं जो इससे वंचित रह जाते हैं उन सभी को नेसेसरी केयर जो है वो मिल पाए। दूसरा है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, ये चालू हुआ था 2014 में। इसने क्या एफर्ट्स किए? सिंगल डिजिट नियोनेटाल मोर्टेलिटी रेट और सिंगल डिजिट स्टिल बर्थ रेट। इसका मेन फोकस है कि एक भी डेथ ना हो, जो शिशु मृत्यु दर है उसे हम 0 पे लेकर आ जाएं।
इसका ये गोल है। 2014 में शुरू हुआ था। कई सारी दूसरी स्कीम्स भी हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि अभी अभी शुरू हुई थी। ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी या मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने में हेल्प करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज एड्रेस्ड द इनॉग्रल सेशन ऑफ अ 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ग्लोबल वीक 2020 organized in London, UK by India INC. What is the theme of 2020? हाल ही में इनॉग्रल सेशन था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने वॉइस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हिस्सा लिया। ग्लोबल वीक 2020, उसकी थीम क्या थी यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, बी है हेल्थ राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, सी है बी द चेंज और डी है मेक इन इंडिया अ शिफ्ट। सही आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन ए बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। देखिए ये इमेज में भी थीम लिखी हुई है, ये 2020 की थीम रही है। डिटेल में बात करते हैं इंडिया ग्लोबल वीक क्या है। ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जो कि इंडिया INC के द्वारा लंदन बेस्ड मीडिया हाउस इसके द्वारा ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्या क्या फोकस पॉइंट होते हैं? यहाँ पे कई सारे डेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस तक, आर्ट्स एंड कल्चर, कई सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर, बैंकिंग, फाइनेंस, फार्मा, डिफेंस, सिक्योरिटी, सोशल इम्पैक्ट और भी कई सारे जो भी सोशल फैक्टर्स हैं उन सभी को लेकर चर्चा होती है कि किस तरह से हम अपनी पॉलिसीज को डिजाइन कर सकते हैं और एफर्ट्स कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि इन सब चीजों में हम ज्यादा डेवलपमेंट कर पाए। इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड पॉलिसी मैटर्स रिलेटेड टू इंडियाज इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एजेंडा, इन सभी चीजों पे भी बातचीत हुई। यहाँ पे जो डायस्पोरा न्यूज नेटवर्क है वो है आई ग्लोबल, जो कि इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फ्लैगशिप पब्लिकेशन है इंडिया ग्लोबल बिजनेस। अब यहाँ पे एक बात और नोट करने के लिए है कि ये जो इंडिया ग्लोबल वीक है, यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी की भी चर्चा की गई है। वैसे तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 16 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन क्योंकि 2020 में इनकी बर्थ एनिवर्सरी 100th थी और ये इंडिया के फेमस सितार प्लेयर, कंपोजर और सिंगर रह चुके हैं, तो इनका जिक्र भी वहां पे किया गया, इनको कमेमोरेट किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्राइमरी रेगुलेटर फॉर इंश्योरेंस इन इंडिया इज, ऑप्शन ए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, ऑप्शन बी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंडिया में इंश्योरेंस को प्राइमरी रेगुलेट करती है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में और हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में। ये एक ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों को ही गवर्न करती है इंडिया में। अब ये क्यों चर्चा में है? देखिए, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया 12,450 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन करने के लिए पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में। और वो कौन सी कंपनीज हैं? वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी OICL, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIICL। इन 3 कंपनी में गवर्नमेंट जो है वो अपना कैपिटल इन्फ्यूजन करेगी। कैपिटल इन्फ्यूजन क्या होता है? यदि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा लॉस में होता है तो उसे रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ फंड्स एलोकेट करती है अपनी साइड से ताकि उसको रिवाइव किया जा सके। तो उसी तरह से गवर्नमेंट ने पहले तो ये डिसाइड किया था कि इन तीनों कंपनीज को मर्ज कर दिया जाएगा
मर्जर होगा इसका, बजट में ये कहा गया था, लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते मर्जर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन का निर्णय लिया है और 3,475 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन पहले दौर में किया जाएगा। कितना कितना होगा देखिए, 7500 करोड़ NICL में और OICL और UIICL में 5,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन बढ़ाया जाएगा। इससे क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं? जो कैपिटल इन्फ्यूजन होता है उससे क्या होगा कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी और सॉल्वेंसी पोजीशन भी इंप्रूव होगी। इट विल आल्सो हेल्प टू मीट द इंश्योरेंस नीड्स ऑफ द इकोनॉमी एंड एनहांस द कैपेसिटी टू रेज रिसोर्सेज एंड इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट। ओके, मर्जर की बात कैंसिल कर दी है गवर्नमेंट ने, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेबर इज अ सब्जेक्ट इन। लेबर जो है, श्रम, वो संविधान की किस लिस्ट में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट या फिर ऑप्शन डी नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट। संवर्धित सूची में लेबर को डाला गया है, यानी कि इसमें जो निर्णय लेने का अधिकार होगा वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही होगा। ओके, ये आता है 7th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्यों न्यूज में है। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक ड्राफ्ट रूल पब्लिश किया है, किस पर? कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 में कुछ संशोधन करने के लिए कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए नए सिरे से। मिनिस्ट्री ने कुछ वर्क रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस किए हैं। उन्होंने कहा कि जो मिनिमम वेजेस और अदर बेनिफिट्स हैं उन्हें 9 आवर्स की जगह 8 आवर्स कंपलसरी वर्क कर दिया जाए। पहले क्या था कि 9 आवर्स का वर्किंग टाइम था, उसमें 1 घंटा उन्हें रेस्ट के लिए दिया जाना होता था, लेकिन अब उन्होंने 8 आवर्स वर्क प्लस 1 आवर अलग से रेस्ट के लिए टाइम दिया है, ताकि यहाँ पे कोई बेईमानी ना हो सके। ठीक है, जबरदस्ती कोई काम ना करवा पाए। तो हमारे जो कंपलसरी वर्क होंगे वो 8 आवर्स के होंगे। लेटेस्ट ड्राफ्ट क्लैरिफाइड द इशू दैट द 9 hours mentioned earlier included 1 hour of rest, which now has been mentioned separately from the 8-hour working hours, जैसा हमने अभी बात की। अब इसकी मेन एम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म द ओल्ड एंड ऑब्सोलीट लेबर लॉज, जिनका कोई मतलब नहीं था या जो चेंजेस आए हैं, जो जरूरतें बढ़ी हैं, उनमें मोर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करने के लिए नए रूल्स बनाए गए हैं। ओके, ताकि हम लेबर रिफॉर्म्स कर सके अपनी कंट्री में। यहाँ पे हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेजेस। देखिए 4 वेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है मिनिमम वेज। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिफाइन किया, मिनिमम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन दैट एन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे वेज अर्नर्स for the work performed during a given period, which cannot be reduced by collective agreement or an individual contract। यानी कि सरकार ने जो भी एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया कि इतने मिनिमम टाइम में इस काम के लिए इतने रुपए तो आपको देने ही होंगे, उससे नीचे कोई पैसे नहीं दे सकता। ओके, मिनिमम वेज इंक्लूड्स द बेयर नीड्स ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। ओके, जो मनी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है कि हाँ आपको फूड देना, शेल्टर देना कंपलसरी है, तो अगर कंपलसरी है तो देना ही पड़ेगा मिनिमम वेजेस के अंतर्गत। फिर है लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या है? इट इज नीडेड टू प्रोवाइड द मिनिमम इनकम नेसेसरी टू पे फॉर बेसिक नीड्स बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। अब मिनिमम वेज में क्या कर रहे थे, वो डायरेक्ट हमें फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग प्रोवाइड कर रहे थे लेबर को। ठीक है, अब लिविंग वेज में क्या करेंगे, वो पैसे देंगे उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, डायरेक्टली सामान नहीं देंगे, पैसा देंगे। लिविंग वेज में क्या क्या आ जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, ये सभी चीजें कवर होंगी। फिर है फेयर वेज। फेयर वेज का मतलब होता है इट इज अ मीन बिटवीन लिविंग वेज एंड अ मिनिमम वेज। इन दोनों के बीच का रास्ता एक तरह से अपनाना है, दोनों का एवरेज निकाल के देना। फिर है स्टारवेशन वेज। स्टारवेशन वेज क्या होगा,
which are insufficient to provide the ordinary necessities of life। यानी जो सामान्यतः जरूरतें हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए जो इनसफिशिएंट होता है, मतलब अगर मिनिमम वेजेस से कम वेज किसी को दिया जा रहा है तो उसे स्टारवेशन वेज कहेंगे। यानी कि ऐसी कंडीशन में भुखमरी वाली हालत क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब वो कमी किसी भी चीज में हो सकती है, लाइक फूड के लिए भी हो सकती है, शेल्टर के लिए, क्लॉथिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी भी फील्ड में जरूरत से कम दिया जा रहा है तो वो स्टारवेशन वेज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है राबड़ी, भारवाड़ एंड चारण, ये जो कम्युनिटीज हैं ये किस स्टेट की नेटिव कम्युनिटीज हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी गुजरात। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी गुजरात। अभी अभी गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक 5 मेंबर कमीशन बनाएंगे जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि राबड़ी, भारवाड़ और चारण कम्युनिटीज जो हैं, जो कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए एलिजिबल हैं, उनमें से किन लोगों को वास्तविक में जरूरत है और किन को नहीं है। पूरा इशू क्या है हम देखते हैं। अक्टूबर 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन तीनों कम्युनिटी को एसटी स्टेटस के अंतर्गत रखा था। ठीक है, जो कि ओवल शेप्ड हटमेंट्स में मड, मिट्टी के बने हुए घर में रह रहे थे, गिर, बारदार, एलेक एरियाज ऑफ गुजरात में। ठीक है, लेकिन कई लोगों द्वारा ये आरोप लगाया गया कि पीपल नॉट लिविंग इन नेसेस हैव मैनेज्ड टू गेट एसटी सर्टिफिकेट्स। कुछ ऐसे लोग जिन्हें वास्तविक में इसकी जरूरत नहीं थी, जो इस बुरी कंडीशन में नहीं रह रहे हैं, उन्होंने भी अपने एसटी सर्टिफिकेट्स बनवा लिए और रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। और दूसरी तरफ जिन्हें जरूरत थी वो लोग इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो 1931 सेंसस के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बैकवर्ड ट्राइब्स कहा गया। ठीक है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ड की जगह बैकवर्ड ट्राइब वर्ड यूज किया गया, जिसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में रहने वाले लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इंडिया में? आर्टिकल 366(25) जो है SC/ST एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है प्रोसेस को कि किस तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन किया जाए। तो ऐसे ट्राइब्स या ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज या ग्रुप्स जो कि आर्टिकल 342 के अंतर्गत ट्राइबल हैं, उन सभी को शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाएगा। अब आर्टिकल 342 क्या है? आर्टिकल 342(1) में कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी वहां के गवर्नर से कंसल्ट करके और एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी कम्युनिटी जो कि उन्हें लगता है कि ये ट्राइबल है, ये बैकवर्ड है, उसे शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई 4 क्राइटेरिया दे दिए कि अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट जिसे चाहे, जिसे उन्हें लगता है अपने आइडिया से कि हाँ ये जो है ये बैकवर्ड है, उसे वो बैकवर्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वहां के गवर्नर से सजेशंस लेके, कंसल्ट करके। अगला आर्टिकल है डिजिटल इंडिया या आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज। ये जो है अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग के अंतर्गत एक इनिशिएटिव है, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। अब इस चैलेंज में क्या कह रही है गवर्नमेंट? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था तो उस समय हम सभी के माइंड में एक चीज आई होगी कि इन सभी एप्स पे बैन लगाने के बाद क्या अल्टरनेटिव होंगे इनके, यानी हमारे पास इंडिया के ही नेटिव एप्स होने चाहिए जो कि हमें उन जरूरतों को पूरा करने में हेल्प करें। ठीक है, लाइक अगर जेंडर हटा है तो जेंडर के अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। ओके, तो ये जो चैलेंज है ये यूथ्स को मोटिवेट करेगा कि आप ऐसे कुछ एप्स या आइडियाज लेकर आएं जिनके थ्रू हम उन्हें रिकवर कर सकें। जैसे कि अगर कुछ एग्जिस्टिंग एप्स हैं हमारे इंडिया में ऑलरेडी, तो हम उन्हें किस तरह से लोकप्रिय बना सकते हैं या उनमें कुछ एक्साइटिंग फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कुछ चीजें नहीं हैं तो हम नए एप्स कैसे डेवलप कर सकते हैं।
तो इस फील्ड में काम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया। अगला है, रिसेंटली पीएम मोदी विजिटेड द नीमू ग्लेशियर इन लद्दाख। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए इंदस रिवर, ऑप्शन बी झेलम रिवर, ऑप्शन सी ब्यास रिवर या फिर ऑप्शन डी चिनाब रिवर। चिनाब की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, NAB आएगा। ओके, वो मैटर नहीं करता, आंसर बताना है आपको। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इंदस रिवर पे नीमू ग्लेशियर है, जहां पे अभी कुछ ही दिनों पहले मोदी जी गए थे गलवान घाटी के इशू को लेकर बात करने के लिए। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की बात करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, जो कि काराकोरम रेंज जम्मू कश्मीर में है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलार एंड द सब पोलार रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, फिर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स टेबल में आप देखिएगा। फेचेनको, ये जो है ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का, जो कि काराकोरम में है। हिस्पार, बियाफो, बाल्तोरो, ये तीनों भी काराकोरम में है। और जेमू जो है वो कंचनजंगा में है, एवरेस्ट के पास। ओके, एवरेस्ट माउंटेन्स में। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन। आज जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है 11 जुलाई को, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होता है। 11 जुलाई आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम है हेल्थ, राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ये थीम आपको याद रखनी है। हमने कुछ दिनों पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट भी डिस्कस की थी, जिसमें मोस्टली विमेन के राइट्स को लेकर काफी सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 जो है वो कई सारे मल्टीपल चैलेंजेस पे फोकस कर रहा है, लाइक हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। जो भी प्रॉब्लम्स लोग पूरी दुनिया में फेस कर रहे हैं, स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, इन सभी पे चर्चा करने के लिए यहाँ फोकस किया गया है। कहा गया कि ह्यूमन राइट्स कांट बी क्वारंटाइंड। किसने कहा? यूनाइटेड नेशंस बॉडी ने, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज पे काम कर रही है। पॉपुलेशन डे के दिन ये बात कही गई, ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी क्वारंटाइंड। ओके, अब वर्ल्ड पॉपुलेशन की ट्रेंड्स किस तरह से हैं ये देख लेते हैं हम। पॉपुलेशन को बढ़ने में, 1 बिलियन पॉपुलेशन बनने में कई सारे साल लग गए, यानी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगी। लेकिन उस 1 बिलियन के बाद हर 200 साल में 7 गुना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। 2011 में जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन तक पहुंच गई। उसके बाद 7.7 बिलियन अभी है। ओके, इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अराउंड 8.5 बिलियन इन 2030 और 9.7 बिलियन इन 2050 और 2100 तक ये 10.9 बिलियन हो जाएगी। यानी इस स्पीड में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। The dramatic growth has been driven largely by increasing number of people surviving to reproductive age, यानी इस एज ग्रुप में ज्यादा लोग होने की वजह से, और कई सारे जो चेंजेस हुए हैं फर्टिलिटी रेट में, अर्बनाइजेशन में, माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो है पॉपुलेशन इंक्रीज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रेकमेंड किया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 1989 में पहली बार। क्यों किया गया था? उस दिन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन टच हो गई थी, यानी 11 जुलाई 1987 में 5 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी वर्ल्ड की। उसी वजह से 1989 से शुरुआत कर दी गई थी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने की। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि जो ट्रेंड्स हैं वो सही नहीं है, किस तरह से हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है और किस तरह से लोगों के राइट्स को एंश्योर करना है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जुड़े रहिए आसमान IAS करंट अफेयर से। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।